स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के एक्सेसिबिलिटी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पिटीशन फाइल हुआ जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कैसे जो केसेज हुआ करते हैं जिसमें अर्जेंट हियरिंग का रिक्वायरमेंट है और जो केस लाइफ एंड लिबर्टी के मैटर्स के बारे में है, तो उन केसेज के अंदर में किसी भी एक कॉमन सिविलियन पर्सन का कोर्ट के वहाँ पे जो अप्रोच है उसको इजीली वे के अंदर में सेटअप किया जाए, इसके लिए एसओपीज है उनको प्रिपेयर करने का ज़रूरत है। कि प्रेजेंट समय के अंदर में जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे अप्रोच के लिए जो फिक्स वर्किंग आवर का जो शेड्यूल है वो हुआ करता है कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं उसी समय में किसी सिविलियन पर्सन के द्वारा पिटीशन को फाइल किया जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच है वो किया जा सकता है। तो इसको चेंज करते हुए ऑल टाइम एक्सेसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अर्जेंट केसेज के बारे में मेंशन है कि जो लाइफ एंड लिबर्टी के मैटर्स हैं वो कौन से केस यहाँ पे हो सकते हैं कि किसी पर्सन को इलीगल वे के अंदर में डिटेन किया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा, किसी पर्सन का जो हाउस है उसका डिमोलिशन हो या किसी पर्सन का डिपोर्टेशन हो। तो इस तरीके के जो केस हुआ करते हैं जो लाइफ एंड लिबर्टी को डील करते हैं उनके अंदर में अर्जेंट हियरिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो लाइफ एंड लिबर्टी के मैटर्स को डील है वो किया करता है। तो आप देखिए कि फंडामेंटल राइट का ही ये पार्ट है आर्टिकल 21 जो कि लाइफ एंड लिबर्टी के जो मैटर्स हैं उनको यहाँ पे डील करता है। और किसी भी पर्सन का जो एफआर का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वो कोर्ट के वहाँ पे अप्रोच कर सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे आर्टिकल 32 के थ्रू, क्योंकि आर्टिकल 32 है वो एवरी इंडियन सिटीजन को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको प्रोवाइड करता है कि एफआर के वायलेशन के थ्रू वो डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच है वो कर सके। फिर आप देखिए कि जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो हमारे डीपीएसपी का एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A है वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में एक्सेसिबिलिटी अप्रोच है उसको मेंशन करता है कि किसी भी पर्सन को अगर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना है तो उसको फ्री लीगल एड एंड एडवाइस है वो आर्टिकल वहाँ पे प्रोवाइड करने के बारे में मेंशन बताता है। तो आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 39A है जो कि फ्री लीगल एड एंड एडवाइस के बारे में है कि कोर्ट के वहाँ पे जब आप अप्रोच करोगे तो आपको इस तरीके का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ये आर्टिकल है वो अमेंडमेंट के बाद में ऐड हुआ, तो किस अमेंडमेंट के बाद में इसको ऐड किया गया था ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे बताना। तो इन आर्टिकल्स के अलावा आप देखिए कि कोई अदर प्रोसेस है वो भी एग्जिस्ट करता है क्या हमारी कंट्री के अंदर में जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है उसको इंश्योर कर सके। तो स्टूडेंट्स, एडीआर का एक कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है जिससे कि आप देखिए कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स उनको किया जा सके। और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उससे पर्सनस को एस्केप करते हुए उनका जो सेटलमेंट है वो इजीली वे के अंदर में यहाँ पे हो सके। हमारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बर्डन है उसको भी रिड्यूस है वो किया जा सके। एडीआर के अलावा आप देखिए कि पीआईएल का भी एक कॉन्सेप्ट है एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग में कि पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो पीएन भगवती नाम के जो जस्टिस हुआ करते थे जिन्होंने इसको आप देखिएगा एंडोर्स किया था पीआईएल के कॉन्सेप्ट को, कि किसी भी पर्सन को वहाँ पे इम्पैक्ट है या कोई कंसर्न है मैटर के अंदर में तो पीआईएल को फाइल कर सकता है हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके थ्रू में। पीआईएल के अलावा आप देखिए कि नालसा का जो कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्टेंस में आया जिसमें लोक अदालत है नालसा के थ्रू में, लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, फैमिली कोर्ट्स भी हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि नालसा के ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं, लोक अदालत है, इनका अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हमारे यहाँ पे ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इजीली वे के अंदर में आपका जो कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में है। आप देखिए कि वहाँ से एक शिप वेसल है वो क्रॉसिंग सिचुएशन के अंदर में था, उसको ईरान के द्वारा मिसाइल से हिट किया गया जिसमें एक इंडियन सेलर हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। हमारे 23,000 के आसपास जो वर्कर हैं जो कि आप देखिए कि गल्फ़ का ये जो रीजन है वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सी फेरर्स के रूप से जो सेलर्स हैं उनके रूप से वर्क हैं वो किया करते हैं। तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 23,000 हमारे इंडियन पर्सन हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर में वहाँ पे इंगेज हैं।
और प्रेजेंट समय में के अंदर में आप देखिए कि जो सेफ पैसेज है उसी के रिगार्डिंग में वहाँ पे इशू हैं। जब यूएस और ईरान ने एग्रीमेंट को साइन किया था, 60 डेज का जो सीज फायर एग्रीमेंट था, तो उसके अंदर में एक प्रपोजल यही भी था कि जो सेफ पासेज है उसको इंश्योर करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे। बट ईरान के द्वारा आप देखिए कि ये जो आर्टिकल है जो कल के न्यूज़पेपर के अंदर में था, जो 14 जुलाई का न्यूज़पेपर है उसके वर्ल्ड पेज के ऊपर में आर्टिकल मेंशन था, कैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के लिए आप देखिए कि डोमिनेंस को परस्यू करने के लिए, डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए पर्शियन गल्फ के अंदर में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे की है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल को प्ले करता है। तो कैसे रोल को प्ले करता है, एक तो आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इम्पोर्टेंस है कि वर्ल्ड को जो ऑयल एंड गैस का सप्लाई चाहिए, ऑयल एंड गैस का सप्लाई यहाँ से हुआ करता है। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो यहीं से ही सप्लाई के ऊपर में डिपेंड हैं, वो किया करते हैं। सेकंड आप देखिए ऑयल एंड गैस के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जो फर्टिलाइजर्स है उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो फर्टिलाइज़र का भी जो सप्लाई है वो इसी एरिया से होता है, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है, जो नेचुरल गैस है, इसके अलावा आप देखिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के बाई प्रोडक्ट के रूप से उसको डेवलप है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंस है। ईरान का यहाँ पे डोमिनेंस किस तरीके से है, ईरान इस स्टेट के ऊपर में अपना जो कंट्रोल है उसको सेटअप करता है। यूएस के द्वारा रिसेंटली 20% का जो चार्ज लगाने के लिए मेंशन किया गया था, बट आप देखिए कि कंट्रीज ने जब उसको अपोज किया तो यूएस ने अपना जो डिसीजन है उसको भी विड्रॉल है वो किया है, क्योंकि जब से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट फिर से स्टार्ट हुआ है यूएस और ईरान का, तो यूएस का अल्टीमेट जो पर्पज़ है वो यही है कि इस स्ट्रेट एरिया के अंदर में अपना जो डोमिनेंस है उसको सेटअप किया जा सके। और यूएस के द्वारा जब कन्फ्लिक्ट का रिजोल्व हुआ था कुछ समय के लिए, तो ओमान का जो रूट है, जो ओमान अपना एक अदर एरिया शेयर करता है, तो ओमान रूट को प्रमोट किया गया था और ओमान रूट के थ्रू ही ये जो शिप वेसल है जो पास हो रहा था, जिसको कि अटैक किया गया ईरान के द्वारा। ईरान ऑब्जेक्ट करता है ओमान रूट को, उनका उनका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि ईरान रूट के थ्रू ईरान को कुछ कुछ टोल के अंदर में जो पैसा है वो पे करते हुए शिप वेसल्स हैं वो वहाँ से क्रॉस करें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वियना कन्वेंशन है जो हमारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको आप देखिए कि डेट इम्यूनेशन है वो इम्यून है वो किया करता है कि उनके अगेंस्ट में जो कंट्री है वो डिसीजंस नहीं ले सकता है। अगर उन्होंने कोई क्राइम भी कमिट किया है, सम्मन किया जाता है, सम्मन के अंदर में उनकी गवर्नमेंट का जो आंसर है वो उनसे पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बेसिक आप देखना सिटीजनशिप के बारे में, कोई भी पर्सन है, हम बाई बर्थ सिटीजनशिप के बारे में देखते हैं। आप देखिए कि ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के जो लोग हैं इनके जो चिल्ड्रंस जो हुआ करते हैं, अगर उनका बर्थ है किसी डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर में होता है, डैट मीन्स कि जिस कंट्री में वो पोस्टेड हैं वहाँ पे उनका बर्थ होता है, तो क्या उन पर्सन के जो चिल्ड्रंस हैं उनको बाई बाई बर्थ के थ्रू यहाँ पे सिटीजनशिप का जो राइट है वो मिलेगा क्या? तो ये आप ज़रूर से रीड करना, उससे कुछ दिनों पहले भी हमने इसको रीड किया है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें सिटीजनशिप के ही बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिटीजनशिप का जो डिसीजन है वो फेयर एंड रीजन वे के अंदर में डिटरमाइन है वो किया जाए। अब यहाँ पे जो फॉरेन ट्राइब्यूनल हैं आसाम के, वहाँ पे जिनका जो संख्या है वो ज़्यादा हुआ करती है, तो फॉरेन ट्राइब्यूनल की कुछ डिसीजंस हैं उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जब भी किसी पर्सन का सिटीजनशिप को आपको डिसाइड करना है तो फेयर एंड रीजन मैनर के अंदर में इसको डिटरमाइन आपको करना है कि लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बाई फैक्चुअल वे के अंदर में एग्जामिन करते हुए डिसीजन आपको यहाँ पे लेना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर में मेंशन है। आर्टिकल 5 to 11 है जो सिटीजनशिप को डील करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रोविजंस बताए गए हैं। और आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि सिटीजनशिप का कोई नया कानून है वो उनके द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे आप देखिए आप 1955 का एक लॉ है उसके बारे में रीड करते हो सिटीजनशिप के बारे में, और 11 का जो आर्टिकल है उसी के थ्रू जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में, जिसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या है, अल्टीमेट पर्पज़ यही था कि कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को सिटीजनशिप देने के लिए कहा गया, कुछ कंडीशंस है वहाँ पे कि हमारे जो 3 नाइबर कंट्री हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से उन लोगों का माइग्रेशन हुआ हो, मिनिमम 5 ईयर का जो समय है उन्होंने एज ए नेचुरलाइजेशन के रूप से इंडिया का टेरिटरी के अंदर में कंप्लीट किया हो, तो उनको इंडिया का सिटीजनशिप है वो दिया जाएगा।
तो यहाँ पे उसी के डिसीजन को कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया है। फिर आप देखिए कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में मेंशन है। रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी 2025 के बाद में फर्स्ट टाइम जो फोर यहाँ पे परसेंटेज का एक जो लिमिटेशन हुआ करता है कि 4+-2 का ये कॉन्सेप्ट जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मैंडेट होता है। तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो 4 का जो परसेंटेज है वो क्रॉस होते हुए 4.4% यहाँ पे हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन। अब रिटेल इन्फ्लेशन का जो कैलकुलेशन है वो सीपीआई का जो नया सीरीज है उसके बेसिस पे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो नया सीरीज है उसके बेसिस के ऊपर में। और आप देखिए कि फूड सेक्टर का इन्फ्लेशन, फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे रीजन है वो बताया गया है कि जिससे यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज है वो मिला है। तो फूड और फ्यूल के इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है उसके अलावा आप देखिए कि अगर हम मानसून कंडीशन है उसका भी यहाँ पे रोल है कि वीकर मानसून कंडीशंस हैं जो कि ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्पैक्ट है वो करेंगे। तो स्टूडेंट ट्रेड डेफिसिट के बारे में है कि डेफिसिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज होगा डेफिसिट? क्योंकि वेस्ट एशिया से आने वाला जो सप्लाई है वो इजीली वे के अंदर में नहीं है, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। और प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ओवरऑल हमारा इंपोर्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। जो डेफिसिट को आप देखिए कि जो लार्जर वे के अंदर में मोर वाइड वे में इस्टेब्लिश है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जापान का फुकुशिमा, उसका जो ट्रीटेड वाटर है जिसको कि पैसिफिक ओशियन के अंदर में रिलीज किया गया था। तो फुकुशिमा नाम का एक इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जब 2011 के समय वहाँ पे सुनामी का कंडीशन हुआ था तो फुकुशिमा के वहाँ पे आप देखिए कि जो उसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला था, सुनामी का जो इम्पैक्ट है वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, उस वाटर को ट्रीट किया गया, जो वेस्ट वाटर था, जो न्यूक्लियर वाटर था, उसको ट्रीट करने के बाद में पैसिफिक ओशियन का जो एरिया है वहाँ पे उसको रिलीज है वो किया गया। अल्टीमेट आप देखिए कि ट्रीट करते हुए ये बताया गया था कि जो हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव है वो कर दिया गया है। बट यहाँ पे जो स्टडी है वो ये बताता है कि स्टिल उस न्यूक्लियर वेस्ट वाटर के अंदर में जो ट्रिटियम का जो रिमेन्स हैं वो मिले हैं। ट्राइटियम जो हैं उसके रिमेन्स हैं वो मिले हैं। ट्राइटियम के रिमेन्स अगर वहाँ पे हैं तो ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप हुआ करता है, हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये हुआ करता है। और आप देखिए कि इक्विवेलेंट वाटर के अंदर में, इक्विवेलेंट वाटर के यहाँ पे जो रेगुलर वाटर है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे इसका प्रेजेंस है, तो डिफ़िकल्ट है कि इसको यहाँ पे रिप्लेस है वो किया जा सके कि कोई रेगुलर वाटर है, कोई कंटामिनेटेड वाटर है जिसमें ट्राइटियम का प्रेजेंस है, तो उनका जो सम हाउ जो सिचुएशन है वो इक्विवेलेंट होता है। बट यहाँ पे जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे इसको रिमूव करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है वो बताया गया। डिफ़िकल्ट टास्क किस तरीके से है कि वाटर का जो डिस्टिलेशन है जिसमें बॉइलिंग वाटर किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ टेम्परेचर है उसके थ्रू, सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू इसको अलग है वो किया जाए। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में इसका जो ओवरऑल ओशियन वाटर के अंदर में, पैसिफिक ओशियन में जो इसका रिलीज हुआ है 0.1% भी नहीं है, 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज का प्रेजेंस है। वो इम्पैक्ट कर सकता है ओवरऑल जो वहाँ पे मेरीन लाइफ है उसको इम्पैक्ट है वो हो सकता है। तो उसी के बारे में मेंशन है कि ट्राइटियम है उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट किसके बारे में मेंशन है? राम टेम्पल के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या सीबीआई का रिपोर्ट का ज़रूरत है, क्या सीबीआई इस कम्प्लीटली केस को इन्वेस्टिगेट करे क्या, राम टेम्पल में जो डोनेशन का इशू हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे सीबीआई ने का रिपोर्ट मांगने के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है कि अगर आप समय के साथ में रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट कीजिए कि आपका फाइंडिंग है इस डोनेशन केस के रिगार्डिंग में जो राम टेम्पल के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर में रेड फोर्ट का एरिया है, वहाँ पे नवंबर के समय में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसके जो विक्टिम्स हैं उनके रिमेन्स के क्रिमेशन के बारे में कोर्ट्स के थ्रू ऑर्डर है वो मांगा गया है अथॉरिटीज़ ने कि उन लोगों का जो डिस्पोज है वो किया जा सके, वो जो रिमेन्स हैं वहाँ पे। तो बेसिकली आप देखिए कि जब ये रेड फोर्ट के वहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ था, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने वाइट कॉलर जो टेररिज्म है उसको एक्सपोज किया था कि कैसे वो पर्सन हैं जिनके पास में हाई क्वालिटी का डिग्री है। आप देखिए कि जिनके पास में इजीली वे के अंदर में रेडिकलाइज एक्टिविटी भी वो कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर में भी वो फिट होते हैं।
तो उन लोगों का ये जो कम्प्लीटली जो क्राइम सिंडिकेट है, जिसको हम वाइट कॉलर टेररिज्म के रूप से कंसिडर किया करते हैं, कि वाइट कॉलर टेररिज्म वही है कि जो लोग जिनके पास में स्किल है और जो मेन स्ट्रीम में भी उनका प्रेजेंस ईजीली वे के अंदर में एक्सेसिबल है, तो वो लोग यहाँ पे जब रेडिकलाइज होके कोई भी काम किया करते हैं, जिसको वाइट कॉलर टेररिज्म के रूप से आप कंसिडर करोगे। विक्टिम्स के बारे में था, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। फिर आप देखिए कि काऊ का जो स्लॉटर है उसके बैन के बारे में है, तो उस डिसीजन को स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने काऊ स्लॉटर का जो डिसीजन था, जो उसको बैन करना था, उस डिसीजन को यहाँ पे स्टे है वो कर दिया गया। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। अब देखिए कि जो हमारे यहाँ पे स्लॉटरिंग, जो एनिमल्स का जो स्लॉटरिंग है उसको रोकने के लिए एक डीपीएसपी है। कौन सा डीपीएसपी है जो कि जो काउ स्लॉटरिंग है, इन सब एक्टिविटीज़ को बैन करता है, इन सब एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के बारे में मेंशन करता है। कि आर्टिकल 47 है वो, क्या आर्टिकल 48 है जिसमें उसके बारे में मेंशन किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और जापान के बारे में है कि 2+2 का जो डायलॉग होगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो डिस्कशन को कैरी आउट करेंगे। तो आप देखिए कि हमारे जो डिफेंस टाइज हैं, जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसमें भी हमारा जो कोऑपरेशन है वो इम्प्रूव हो। और भी आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में हमने इंडो पैसिफिक को कंसीडर करते हुए इंडिया और जापान का जो बायलेटरल आउटकम था, जिसमें इंडो पैसिफिक को मेन डोमेन में रखा गया, उनको कंसीडर करते हुए मेरी टाइम जो एक्सरसाइज है, और आप देखिए कि जो एक दूसरे के साथ में जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो उसी प्रोसेस को रिव्यू यहाँ पे किया जाएगा इंडिया और जापान के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने डिस्कस किया था कि वहाँ से यूरेनियम का जो सप्लाई है वो इंडिया को इजीली वे के अंदर में हो सके। और अब आप देखिए कि वहाँ से यूरेनियम तो इंडिया के लिए आया करता है, बट लार्जर वे के अंदर में जब इंडिया के लिए आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिविल लाइबिलिटी का जो एक्ट है 2010 का, जो रेस्ट्रिक्ट करता है फॉरेन पावर्स को, रेस्ट्रिक्ट करता है यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है तो उसको लाइबल ना माना जाए, उनको उनको कोई इम्पैक्ट यहाँ पे ना हो। तो आप देखिए कि डेट गवर्नमेंट ने शांति बिल लेके आए हैं। शांति बिल का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो एरिया हैं उनके अंदर में आप देखिए कि डेट जो फॉरेन पावर्स का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो यहाँ पे फ्यूल का सप्लाई हो, यूरेनियम का सप्लाई हो, या टेक्निकल जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। तो उसी के एग्रीमेंट के बारे में कि कैसे ये नया एग्रीमेंट है वो शांति बिल को लाना कैसे इंश्योर करेगा कि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू इंडिया को यूरेनियम का सप्लाई है वो रहेगा। इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील है उसके बारे में है कि ट्रेड डील यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा, ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था। फिर आप देखिए कि इंडिया ने बैन किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो वहाँ पे फोर्स लेबर को डेट फोर्स लेबर का यूज है वो किया करते हैं। यूएस ने रिसेंटली कुछ हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके अगेंस्ट में टैरिफ है उसको भी इम्पोज किया था कि इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं या कुछ अदर कंट्रीज़ के वहाँ पे फोर्स लेबर का एक्टिविटी है वो हुआ करता है, तो उनके अगेंस्ट में इस तरीके से जो टैरिफ है वो लगा दिया जाए। एक टैरिफ का परसेंटेज है जो यूएस ने इम्पोज है वो किया था। नेक्स्ट यहाँ पे किसके बारे में मेंशन है? नेक्स्ट मेंशन है स्टूडेंट्स फॉरेस्ट फायर के बारे में, कि फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है उसको रोकने का ज़रूरत है, तो उसको यहाँ पे बताया गया कि कैसे उसको रोका जाए। वो जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए जो एक्टिविटी हैं उसको फ़ोटो के थ्रू दिखाया गया है। सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप के वहाँ पे ये इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं, जैसे वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया ड्राई सीजन के अंदर में, वो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है। फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जोरासिक पार्क नाम का जो मूवी हुआ करता था जिसमें डायनासोर को दिखाया गया था, उसके एक एक्टर हैं जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। अर्लियर फेज में लिम्फोमा नाम का जो डिजीज़ है उससे सफ़र किया करते थे, जो लिम्फोमा नाम का जो डिजीज़ है उससे सफ़र करते थे। बाद में इनको फ्री भी बता दिया गया था लिम्फोमा से, बट आप देखिएगा अब उनका डेथ है वो हुआ है। तो लिम्फोमा हुआ क्या करता है कि वन काइंड ऑफ ब्लड कैंसर का ये ग्रुप हुआ करता है जिसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें ये डेवलप होता है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में देखते हैं तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आप देखिए कि इम्यून सिस्टम के एज ए बैकबोन के रूप से काम है वो किया करते हैं। WBC को हम किस अदर नाम से जाना करते हैं? जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका अदर नेम है वो क्या हुआ करता है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना।
ये आपका होमवर्क है। रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में है कि कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है। और पेरिस के अंदर में आप देखिए कि डिस्कशन है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कि रशिया और यूक्रेन का ये जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सके। पेरिस के अंदर में उसका डिस्कशन है वो हुआ है। क्यूबा के बारे में मेंशन है कि यूएस के द्वारा जैसे वहाँ पे सैंक्शन लगाए गए हैं कि ऑयल का सप्लाई को ब्लॉकेज करना, वहाँ के टूरिज्म मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में सैंक्शन लगाना, क्यूबा का जो मिलिशिया है, फ्यूल का जो सप्लाई है, उन सभी के अगेंस्ट में जो सैंक्शन लगाए गए हैं तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब आप देखिए कि अल्टीमेट पर्पज़ क्या है। अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि वेस्टर्न जो जो हेमिस्फेयर है उसमें यूएस अपना डोमिनेंस चाहता है, वहाँ पे कोई भी कंट्री है वो एंटी यूएस स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैरी आउट है वो ना करे। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो होतीज़ के बारे में है, होतीज़ के बारे में इसको क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली जो यमन का एरिया है जहाँ पे होतीज़ हैं वो कंट्रोल करते हैं, वहाँ का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या वहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जो पहले पावर में होता था, उसको आप देखिए कि सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और जो अदर कंट्री हैं वो सपोर्ट किया करते हैं। अब यहाँ पे उसी के बारे में मेंशन है कि यमन एयरपोर्ट के ऊपर में गवर्नमेंट ने आप देखिए कि जो फायर किया था उसको देखते हुए होतीज़ ने अब यहाँ पे मिसाइल है उसको फायर किया है, मिसाइल का यूज है वो किया गया है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी ईरान को ब्लॉकेज के रिगार्डिंग में जो रिलैक्सेशन दिया था, जो उनके फंड हैं उनका एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कहा गया था, जो पहले फ्रीज हुआ करते थे, तो आप देखिए अब वो वही जो सैंक्शन है उनको फिर से रिस्टोर है वो किया गया है। श्रीलंका के वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनका आप देखिए कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।